जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के और उत्तर प्रदेश के तमाम परीक्षाओं जिनमें कि हिंदी पूछे जाते हैं और उनके महत्वपूर्ण हिंदी के प्रश्नों के बारे में, और उनके सोल्यूशन के साथ साथ उनके एडिशनल फैक्ट्स की भी जानकारी दी जाएगी। इसके लिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, आच्छादित का उचित विच्छेद निम्न में से कौन सा है? आधनछादित, आगधनछादित, आधनछादित या फिर आचधनछादित। 3 सेकंड आपके पास है। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी आधनछादित तो बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, जो आधनछादित है ये संधि है, और कौन सी संधि है? व्यंजन संधि का पार्ट है। व्यंजन संधि का एक नियम होता है, वो कहता है यदि कोई भी ह्रस्व स्वर, कौन सा स्वर? ह्रस्व स्वर, या तो फिर आ, इसके बाद यदि छ आए ना, तो इस छ में आधा च अपने आप जुड़ जाता है। आ और धन छ आ गया ना, तो अब इस छ में आधा च अपने आप जुड़ जाएगा, तो आच्छादित हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। यदि हम संधि की बात करते हैं तो संधि होते हैं 3 प्रकार के: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 पार्ट होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। ठीक है, आई होप समझ में आई होगी बात। चलिए अगला क्वेश्चन। शक्ति को शक्ति कहना किस प्रकार के उच्चारण दोष का उदाहरण है? स्वरलोप, स्वरभक्ति, स्वरागम या स्वरभंग। 3 सेकंड। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी स्वरभक्ति तो बिल्कुल सही है। शक्ति को शक्ति, भाई शक्ति का मतलब बिल्कुल अलग है और शक्ति का मतलब इनसे बिल्कुल डिफरेंट है, तो इसलिए हम कहेंगे इसमें स्वरभक्ति का उच्चारण दोष है। निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है? प, ज, घ, व। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी घ तो बिल्कुल सही जवाब है। जिन व्यंजनों को उच्चारण में मुख से हवा जो है वो ज्यादा निकले उसे हम कहते हैं महाप्राण व्यंजन। और बिल्कुल प्रैक्टिकल भाषा में समझें तो जो जैसे क वर्ग है, क वर्ग का ख और घ, जिसको बोलने में मेहनत लगता है, क को बोलने में कम मेहनत लगता है, ख को बोलने में ज़्यादा मेहनत लगता है, ग को बोलने में कम मेहनत लगता है, घ को बोलने में ज़्यादा मेहनत लगता है, और अंग को बोलने में कम मेहनत लगता है। यानी ख घ, वैसे ही च वर्ग में छ झ, वैसे ही ट वर्ग में ठ ढ। कहने का तात्पर्य क्या है? किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है वह महाप्राण व्यंजन होता है। क्या होता है? महाप्राण। किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन क्या कहलाता है? महाप्राण व्यंजन। तो अगर दूसरा चौथा महाप्राण है तो पहला, तीसरा और पांचवा ये क्या है? अल्प प्राण व्यंजन के अंतर्गत आता है। पढ़ रहा था इनमें से कौन सी क्रिया है? संयुक्त क्रिया, सामान्य क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, असामान्य क्रिया। 3 सेकंड। यदि चुना आपने ऑप्शन नंबर ए संयुक्त क्रिया तो बिल्कुल सही जवाब है। पढ़ रहा था, पढ़ना और रहना, ये 2 बातें अगर आती हैं तो ये संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? संयुक्त क्रिया के अंतर्गत। आप सामान्य क्रिया आप जानते हैं, असामान्य क्रिया का कोई पार्ट नहीं होता, ये गलत बात है। पूर्वकालिक क्रिया होती है, क्या होती है जान लीजिए। पूर्वकालिक क्रिया का मतलब जब किसी एक काम को करने के बाद दूसरे काम की शुरुआत होती है तो हम उसको कहते हैं वो पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है। जैसे वह खाना खाकर सो गया। क्या? खाना खाकर सो गया। एक काम कंप्लीट करने के बाद दूसरा काम कर रहा है तो उसको हम कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। क्या कहते हैं भाई? पूर्वकालिक क्रिया। तो इसलिए ये हो जाता है पूर्वकालिक क्रिया। और संयुक्त क्रिया हमने आपको बता दिया, पढ़ रहा था, कूद गया, ठीक है, खाने लगा, इस प्रकार का जो क्रिया आएगा उसे हम कहते हैं संयुक्त क्रिया। अगला प्रश्न, पितृधन अनुमति का सही संधिपद क्या है? पित्रानुमति, पितृनुमति, पितृनुमति, पित्रानुमति। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए पित्रानुमति बिल्कुल सही जवाब है। यह स्वर संधि के दीर्घ संधि का पार्ट है। रीधन अ बराबर वो आ का मात्रा में परिवर्तित हो जाता है तो पितृधन अनुमति पित्रानुमति हो जाएगा। दीर्घ संधि क्या कहता है? दीर्घ संधि कहता है यदि समान प्रकार के स्वर आपस में मिलते हैं, यानी अ धन अ या आ के साथ अ या आ मिल जाए तो हमेशा हो जाएगा आ। उसी प्रकार से छोटी ऊ या बड़ी ऊ से
छोटा ऊ या बड़ा ऊ मिल जाए तो कहेंगे बड़ा ऊ हो जाएगा। छोटी ई से बड़ी ई, छोटी या ई या बड़ी ई से छोटी ई या बड़ी ई मिल जाए तो हम कहेंगे बड़ी ई हो जाएगी। ठीक है, तो ये नियम कहता है दीर्घ संधि का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित पर्यायवाची शब्द, निम्नलिखित शब्दों का पर्यायवाची बताएं। निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों का सही विकल्प चुनें। मतलब दूध का पर्यायवाची क्या है इसमें से? स्तन्य, खीर, पेय या नवनीत। 3 सेकेंड आपके पास। अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, तो बिल्कुल सही जवाब है। दूध का जो पर्यायवाची होता है, रुक जाइएगा, क्या प्रश्न दिया है? निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों के लिए सही विकल्प चुने। हाँ, स्तन्य बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे जो खीर है वो क्षीर अगर होता तो भी दूध का पर्यायवाची होता, अगर पेय के जगह पे पय होता तो ये भी दूध का पर्यायवाची होता। यहाँ नवनीत दिया हुआ है, ये नवनीत जो होता है मक्खन का पर्यायवाची होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रेक्षा का पर्यायवाची शब्द बताइए। 3 सेकंड। अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर डी, दृष्टि, तो बिल्कुल सही जवाब है। प्रेक्षा का पर्यायवाची शब्द होता है दृष्टि। ठीक है, बाकी दृष्टि का यानी प्रेक्षा का और भी जो पर्यायवाची हैं वो नेत्र हो गए, नयन हो गए, लोचन, दृग, आँख। ठीक है, ये हो गए प्रेक्षा के, मतलब कुल मिला के ये आँख का ही पर्यायवाची है। आप तीसरा प्रश्न, विरासत का पर्यायवाची बताएं। देय, प्रदेय, दाय, धाय। 3 सेकंड। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी, दाय, तो बिल्कुल सही जवाब है। विरासत के पर्यायवाची जो होगी वो दाय हो जाएगी। अन्य पर्यायवाची इनके हैं न्यास, इनके पर्यायवाची और होते हैं, न्यास हो गया, धरोहर हो गया, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? विरासत के पर्यायवाची हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब जो अगला प्रश्न है वो सेंटेंस अरेंजमेंट का, इंग्लिश में बोलते हैं सेंटेंस अरेंजमेंट, वाक्य प्रबंधन का सवाल है। मतलब कि वाक्य के अलग अलग पार्ट अलग अलग रूप में दिए हैं, उनको आपको सेट करके एक सीक्वेंस में बैठाना है। होलोग्राफी एक विशेष, अब य र ल व करके दिया हुआ है, इसमें सबसे बेहतरीन तरीका क्या होता है? सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि आप देखो कि शुरुआत का जो सेंटेंस है, विशेष के बाद का सेंटेंस है, वो कैसे बैठ रहा है और लास्ट वाला सेंटेंस कैसे बैठ रहा है। होलोग्राफी एक विशेष, यह साधारण, अब विशेष के बाद यह साधारण आएगा क्या? नहीं आ सकता है। ठीक है, होलोग्राफी एक विशेष आवश्यकता नहीं पड़ती, ये भी नहीं आ सकता है। ठीक है, उसी प्रकार से हम कहेंगे होलोग्राफी एक विशेष भिन्न है, ये भी नहीं आ सकता। होलोग्राफी एक विशेष प्रकार की फोटोग्राफी है, हाँ वो सबसे पहले वो आएगा। तो ऑप्शन देखिए सबसे पहले वो कहाँ है, इसमें है ना, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कहीं कुछ पूछना ही नहीं है। अब देखो अगर सेट करने बैठेंगे तो हम सेट भी हो जाएगा। वो और ल को बैठाइए आप। होलोग्राफी एक विशेष प्रकार की फोटोग्राफी है, यह करते हैं, यह साधारण फोटोग्राफी से बिल्कुल भिन्न है। इस फोटोग्राफी में किसी कैमरे की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसलिए इसे लेंसलेस फोटोग्राफी भी कहते हैं। देखिए पूरा का पूरा सेंटेंस एकदम सीक्वेंसली बैठ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं, फिर वही सवाल आ गया, भाषा जब, अब इसमें ध्यान से देखिएगा, भाषा जब प्रशासनिक भाषा बन जाती है, साहित्यिक रूप लेने के बाद भाषा संपर्क भाषा से, तो उसका उत्तरदायित्व। अब देखिए बहुत बढ़ जाता है, बहुत बढ़ जाता है, तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि बहुत बढ़ जाता है क्या, संपर्क भाषा से बहुत बढ़ जाता है, भाई सेंटेंस नहीं बैठ रहा है, तो लास्ट में लॉ नहीं रहेगा, लास्ट में लॉ नहीं रहेगा। ठीक है, तो उसका उत्तरदायित्व तो बहुत बढ़ जाता है, ये हो सकता है, ये तो नहीं रहेगा। साहित्यिक रूप लेने के बाद बहुत बढ़ जाता है, ये भी नहीं रहेगा, र लास्ट में तो है ही नहीं। प्रशासनिक भाषा बन जाती है, बहुत बढ़ जाता है, यह तो रहेगा नहीं, ये खत्म हो गया। अब बचता है ल र य व या फिर ल य र व। आइए देखते हैं, हमने कहा ल र य व, देखते हैं एक बार। भाषा जब संपर्क भाषा से साहित्यिक रूप लेने के बाद, ठीक है, प्रशासनिक भाषा बन जाती है, तो उसका उत्तरदायित्व तो बहुत बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, सेंटेंस बैठाइए, कड़ी से कड़ी मिलाने के बाद सेंटेंस बैठ जाए तो समझ लीजिए वो सही है। चलिए अगला प्रश्न, मजदूरों की बस्तियों में, ठीक है, अब यहाँ पे अपने को सेंटेंस बैठाना पड़ेगा। क्या कहा इन्होंने, मजदूरों की बस्तियों में यहाँ वहाँ के बेकार रहने वाले व्यक्तियों के, भाई सेंटेंस नहीं बैठ रहा है। मजदूरों में बस्तियों में व्यक्तियों के अपेक्षाकृत अनजान होने से, हाँ ये सेंटेंस बैठने की संभावना है। मजदूरों की बस्तियों में व्यक्तियों के अपेक्षाकृत अनजान होने से
अब र की संभावना है तो र यहाँ पे है, चलो आओ इसी को मिला लेते हैं कि हो सकता है बन जाए। तो व्यक्तियों के अपेक्षाकृत अनजान होने से वह कहाँ है, तथा मनोरंजन शिक्षा आदि की सुविधाओं और कल्याणकारी कार्यकलापों के न होने से वहाँ के बेकार रहने वाले व्यक्तियों के बिगड़ने की संभावना रहती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो अगला प्रश्न है, ये अगला प्रश्न जो है कि त्रुटि से संबंधित है कि भाई 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, ये पूरा सेंटेंस दिए हुए हैं, तीन सेंटेंस दिए हैं, और अगर जो गलती आपको किसी में अगर मिस्टेक दिखता है तो वो आपको चूज करना है। ठीक है, चलिए। कुछ उसके प्राप्त करने में दांव पेच लगा रहे हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अधिकतर लोग ऐसे ही हैं जिनमें कुछ सुख संपन्नता भोगने और उसका लाभ उठाने में मग्न है। अब इनमें से कोई त्रुटि नहीं, अगर किसी में त्रुटि न हो तो किसी में त्रुटि न बता दीजिए। अब अगर देखा जाए तो कुछ उसके प्राप्त करने में दांव पेच लगा रहे हैं, यहाँ पे एक गड़बड़ी है। कुछ उसको प्राप्त करने में, उसके नहीं होता है, कुछ उसको प्राप्त करने में, यहाँ उसके की जगह पे उसको होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य की अनुभूतियों का प्राकृतिक रूप पशु प्रवृत्तियों से अभिन्न है। शिक्षा मानव समाज की अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मनुष्य संसार में अपनी स्वाभाविक और प्राकृतिक विशेषताओं सहित उत्पन्न होता है, या कोई त्रुटि नहीं है। आप बताएंगे। इन तीनों वाक्यों में से किसी में कोई त्रुटि नहीं है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न। लिपि के माध्यम से भाषा के उच्चारण तत्वों को समझना आवश्यक हो जाता है। भाषा का उच्चरित रूप भाषा का वास्तविक रूप है। ठीक है। लिखित भाषा उच्चरित भाषा के सभी तत्वों को दिखाती है, या कोई त्रुटि नहीं है। आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में लिखा है लिखित भाषा उच्चरित भाषा के सभी तत्वों को दिखाती है, दिखाती नहीं, यहाँ पे दर्शाती ही होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए, परीक्षा के एकमात्र 4 ही दिन बचे हैं, परीक्षा के केवल 4 दिन बचे हैं, परीक्षा के एकमात्र 4 दिन बचे हैं, या कोई त्रुटि नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में परीक्षा के केवल 4 दिन बचे हैं, इसी में त्रुटि है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कह रहा है आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रथम व प्रतिनिधि कवि कौन है? रामचंद्र शुक्ल, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, या सुमित्रानंदन पंत। अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर डी सुमित्रानंदन पंत तो बिल्कुल सही आंसर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, आचार्य शुक्ल का मतलब हो गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो है छायावाद के प्रथम एवं प्रतिनिधि कवि सुमित्रानंदन पंत हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित निबंध को निबंधकार के साथ मिलाएं। अब ये निबंधकार को निबंध के साथ मिलाना है। अब आपके पास इसके लिए 5 सेकेंड है, मिलाइए ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा वो बताइए। अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही जवाब है। पहले को चौथे से मिलाइए, इसके बाद दूसरे को पहले से मिलाइए, तीसरे को तीसरे से मिलाइए, और चौथे को दूसरे से मिलाइए। यानी पगडंडियों का जमाना कुबेरनाथ राय जी द्वारा लिखा गया है। रसात्मक बोध के विविध रूप को आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्यानिवास मिश्र द्वारा लिखा गया है। और विवाह योग का गुलाब राय के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न, और भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है? वीर रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, या हास्य रस। अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है? अद्भुत रस से है। अद्भुत रस का जो स्थायी भाव होता है वो विस्मय होता है। रस की निष्पत्ति कहाँ से होती है भाई? वो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से होती है। और नाट्य शास्त्र में कुल 8 रसों की बात की गई थी, लेकिन उसके बाद शांत रस जोड़ा गया तो 9 रस हो गए, और अभी वर्तमान में 11 रस हो गए हैं भक्ति और वात्सल रस को जोड़ते हुए। ठीक है, आज का वीडियो अगर आपने पूरा देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।